हेलो साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं मीरा आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आज का जो टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, तो उसके लिए मैंने जो बुक ली है, ये बुक है यूथ कंपटीशन की बुक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे स्टेट के जैसे जैसे भी हैं, इसमें आपको PYQ मिल जाते हैं सारे एग्ज़ाम्स के। तो आज का जो टॉपिक है कि क्वेश्चन को कैसे जो है विश्लेषण कर से या कैसे मतलब समझ करके चारों ऑप्शनों को देख करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो भी हमसे बन जाएं। थोड़ा कोशिश करते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि आप इस तरह से करेंगे, इस मेथड से या इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको जो है 100% 100% आपके क्वेश्चन सही जाएंगे। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ जो क्वेश्चन आपके गलत होने वाले हैं वो बच जाएंगे, तो आपका स्कोर जो है आपका अच्छा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन है कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसमें लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? अब जिसने पढ़ा है तो आपको टिक कर देगा, नहीं तो सोचेगा कि मैंने कभी पढ़ा नहीं और ये क्वेश्चन जो है आपको कठिन है, तो मैं कुछ भी आप जब आता नहीं तो मैं जो कुछ भी टिक कर दूँगी या फिर कर दूँगा जो भी है। तो जो है इसको टिक कर देते हैं बिना देखे। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़ा उसको आप 2 बार ज़रूर पढ़िए। तो इतिवृत्त इसको जब आप रिपीट करेंगे ना, तो आप इसमें देखेंगे कि ये लिखा हो, इसका कहने का सरल भाषा में अगर अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि ऐसा इतिहास ग्रंथ कौन सा है जो इतिवृत्त और आलोचना की दृष्टि समवेत रूप होने से भी आज भी जो है वो चर्चित है या फेमस है, जो भी आप कह लीजिए। तो अगर ऐसा आप समझ पाएंगे ना, तो प्रकाश स्तंभ शब्दों की वर्ड को पकड़ पाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है इन सब में जैसे गार्शा दत्तासी का है, इनका भी कालानुक्रम पद्धति पर नहीं आधारित था, तो इसलिए इनका भी चर्चा में नहीं रहा। इनका भी जो जॉर्ज ग्रेशन का है, इनमें भी कुछ कमियाँ थी। और विष्णुबंधुओं का जो था, तो ये भी बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल जी ने कहा था इनके इतिहास ग्रंथ को। तो फिर जो है इसमें सबसे जो ज़्यादा प्रकाश जो ज़्यादा चर्चित रहा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहा। तो इस तरह से अगर आप टिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज भी आप लोग देखते हैं कि जैसे किसी एग्ज़ाम में हैं, हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास की जब भी बात आती है तो हमें बताया जाता है कि आचार्य शुक्ल जी का इतिहास मोस्ट है, वो ग्रंथ जो है आपका मोस्ट है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन को आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो दे पाएंगे। और जैसे अब ये देखिए, लास्ट ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये बूंदी वारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। तो साथियों, इनमें से मतलब ये क्वेश्चन आ जाए तो किसी ने, मुझे नहीं लगता कि पढ़ा होगा, और मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे इतना पकड़ में आ रहा कि पृथ्वी कल्प जो है ये रचना मैंने पढ़ी और ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। तो ये जब देखेंगे कि ये गिरिजा कुमार माथुर की, तो ये टिक कर देंगे, फिर बाकी ये पढ़े हो या ना पढ़े हो कोई मतलब नहीं बनता और मेरा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम साथ हैं। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके नेट JRF में आते हैं, तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। देखना अगर चाहिए होता तो ऐसी बात ही ना करते शुक्ल जी, तो मतलब कि नहीं देखना चाहिए, ये थोड़ा सा निगेटिव में है। और विद्यापति के पदों गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है, भाव साम्य ही लिया गया, क्योंकि इन्होंने गीत गोविंद को बताया कि आध्यात्मिक संकेत बता दिया गया और इसी तरह से विद्यापति के जो है पदावली को भी बता दिया गया, तो उसी का है। तो ये जो है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन है, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, तो ये बात सही है शुक्ल जी के अनुसार, क्योंकि विद्यापति की जो पदावली है उसमें श्रृंगार के ज़्यादा हैं, उसमें पद जो भी हैं राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है तो श्रृंगार का है, और उसमें भक्ति भावना की दृष्टि से नहीं की गई है। तो फिर ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, भक्ति की दृष्टि से की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? और ये क्वेश्चन आपका 2024 का जब पेपर हुआ था नेट का, उसमें आया था, तो इसको देख लीजिए कि आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का
क्या फ़ायदा होता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन है इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी ये क्वेश्चन जैसे आपका है प्राकृतभाषा हिंदी से आशय क्या है। अब जिसको नहीं आता वो सोचेगा कि कुछ भी टिक कर देंगे, जब आता ही नहीं, जब पढ़े ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि इसको समझना, जैसे प्राकृतभाषा हिंदी का मतलब जो प्राकृत का आभास लिए हो हिंदी, लेकिन वास्तविकता में ना वो प्राकृत हो ना हिंदी हो, ठीक है। तो आप हिंदी और प्राकृत बिल्कुल भी नहीं काट सकते, काट दीजिए, क्योंकि ये वास्तविकता में नहीं, ये प्राकृत का आभास लिए हुए हिंदी है। और पाली तो अलग भाषा हो जाती है, इससे कोई मतलब है। तो आपका प्राकृतभाषा हिंदी जो है ये अपभ्रंश के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस तरह से आप समझ के करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि पंक्तियों वाला है, तो पंक्तियाँ कैसे सॉल्व करनी ये मैं बता रही हूँ आपको। पूरा जैसे ये पंक्तियाँ लिखी हैं, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर देनी कस मोरी लाल, ऐसे ये पूरा है। तो इसमें आप कैसे टिक करें, जैसे कभी नहीं पढ़े हैं तो क्या कैसे टिक करेंगे। तो इसका जो है ट्रिक ये होता है कि आप जैसे कबीर का है, तो कबीर ने लगभग दोहों में बात लिखी है, और विद्यापति की जो भाषा है वो अवहट्ट में है, और पदावली इनकी जो है मैथिली में, बाकी अवहट्ट में रचना करी है। तो ये ना अवहट्ट की भाषा ना जो है उसकी मैथिली की है। ये अगर आप पकड़ पाएंगे भाषा तो ये है ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा में रचना जो करी है तो किसने करी, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो इन्होंने अवधी में रचना करी है, ब्रज भाषा में रचना नहीं करी है। तो फिर ब्रज भाषा की अगर बात करेंगे तो अमीर खुसरो ही आ जाएंगे। तो इसलिए ऐसे अगर आप टिक कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो उसमें क्या देखना रहता है कि आपको पहला और लास्ट का देखना। सबके जन्म तिथि जैसे नहीं याद है आपको तो ऐसे ही करना पड़ता। तो आप देखेंगे कि सरापा वैसे हिंदी के सबसे पहले कवि हैं। तो कुछ जैसे सरापा जो है ना, इनका जन्म तिथि मतलब जो जन्म है वो 769 मतलब 769 ईस्वी में है। और लुइपा का अगर याद करें तो मुझे 773 ईस्वी है। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं, आदहमार जो है 12वीं शताब्दी के हैं। तो अगर आपको नहीं याद है तब भी आप इतना जानते हैं कि सरापा को जो है प्रथम कवि माना गया, ये सबसे पहले हैं सिद्ध कवि हैं, और सरापा के बाद आएंगे लुइपा सिद्ध कवि में। तो सरापा अगर सबसे पहले पकड़ेंगे तो ये ऑप्शन, फिर ये दोनों आपके खत्म, मतलब 50% आपका क्वेश्चन जो है बच गया, और 50% आपने उसको सही कर रखा। फिर इन दोनों में अगर चूज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि सरापा के बाद लुइपा आता है, या फिर ऐसे भी पकड़ेंगे कि सबसे बाद में कौन रहा है तो फिर आदहमाल रहेंगे इनमें से। तो इस तरह से करेंगे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो जब भी आपका रचना काल के अनुसार इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही आइडिया लगा के सही कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि जैसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें आप कैसे टिक करेंगे, इसको आप समझिए कि जो है कड़वक शैली अगर आप जानते हैं तब तो कर ले जाएंगे, नहीं जानते तो कोई तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कड़वक शैली पद्धति वो शैली होती है जिसमें जैसे पहले चौपाई हो, कुछ ऐसे ऐसे चौपाई, फिर यहाँ पर एक दोहा हो, ऊपर दोहा हो, मतलब कुल मिला के ये होती है। जैसे कि आपकी रामायण हो गई, उसमें कुछ चौपाइयों के बाद दोहा आता है। तो ऐसे कुछ चौपाइयों के बाद जो दोहा आता है उसको कड़वक शैली कहते हैं, अपभ्रंश भाषा में होता है ऐसे। तो ये अपभ्रंश भाषा में पूछ रहा है, तो इसमें जो है आप देखेंगे तो ये आपकी सारी ये भी ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें आप पाहुड़ दोहा लिखा हुआ है, पूरा पूरा दोहा, मतलब कि ये रचना आपकी दोहा में रचित है। तो जब ये रचना दोहा में रचित है तो फिर यही आपकी ओनली दोहा वाली हो जाएगी, बाकी कड़वक शैली में आपकी ये तीनों रचनाएं आ जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप साथियों करेंगे क्वेश्चन तो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको तरीका बता दिया है। और एक बहन ने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जो है पेपर से पहले ही आप बता दीजिएगा, तो बना दीजिएगा वीडियो, तो मैंने बनाया है। और आशा करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, और इस तरह से आप करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और हमारी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत राधे राधे एंड थैंक यू।